नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 9 सजीवों की विशेषताएं और आवास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हो जिन पर ओक, चीड़, देवदार के वन पाए जाते हों, या पृथ्वी के मैदानी प्रदेश हो जैसे यहाँ पर सामान्य जनजीवन वाला प्रदेश हो, चाहे राजस्थान का उष्ण मरुस्थल वाला क्षेत्र हो जहाँ पर नागफनी, कैक्टस जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हों, या फिर समुद्र तटीय इलाके हो जहाँ पर केजुराइना और ज्वारीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्नता लिए होते हैं। पर्वतीय प्रदेश ठंडे होते हैं तो रेगिस्तानी प्रदेश उष्ण और शुष्क प्रकार के होते हैं, मैदानी क्षेत्र आर्द्रीय प्रकार के होते हैं। इस प्रकार साथियों, हम ये पहचानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन और आवास पाए जाते हैं, और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु भी आपस में एक दूसरे से विभिन्नता लिए हुए होते हैं। समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे लवणीय जल में उपस्थित रहते हैं और श्वसन के लिए जल में अम्लीय वायु का, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो उनके अनुकूल हो जाते हैं, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में बहुत गर्म तापमान रहता है और रात में बहुत वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं आवास और अनुकूलन। तो साथियों, मरुस्थल में हमें जैसे ऊंट है तो इसकी शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। और जो ये जो ऊंट जो होता है, रेगिस्तानी जो प्रदेश के जो जीव जंतु होते हैं जैसे ऊंट है, तो साथियों ये जो ऊंट है वो रेगिस्तानी प्रदेश में रहने के लिए अनुकूलन ग्रहित कर लेते हैं। जैसे ऊंट के पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत से दूर हो जाता है क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसमें मल और मूत्र की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसका मल शुष्क होता है, पसीना इसमें आता नहीं है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक इस प्रकार के प्राणी रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि मछलियों में, तो मछलियों का जो शरीर होता है, पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि भाई इनका जो शरीर है वो धारा रेखीय प्रकार का होता है। उनकी ये आकृति उन्हें जल के अंदर रहने के लिए अनुकूल बनाती, सहायक होती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उसे समंदर में, जल में, नदियों में गति करने में भी सहायता प्रदान करती है। मछली के पंख और पूंछ चपटी प्रकार की होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तित करने, अर्थात उनको झटके मारने के लिए और उनको संतुलन अवस्था में बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करती है। साथियों, मछली के जो गिल्स होते हैं वो गिल्स मछली को श्वसन क्रिया में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के अनुकूल बनाती है, ऐसी परिस्थितियां अनुकूलन कहलाती है। क्या होती है वो? अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी परिस्थितियां, स्थितियां और संरचनाएं या स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु आराम से और जो है बहुत ही सामान्य स्थिति में रह सके, ऐसे जो परिस्थितियां होती है वो अनुकूलन कहलाती है। अब बात करते हैं आवास की, यानी किसी जीव जंतु का वो स्थान जिसमें वह आरामदायक स्थिति में रह सके वो उसका आवास कहलाता है। अब आवास में बटे होंगे साथियों, पहला है स्थलीय आवास, यानी कि स्थल पर या जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों को स्थलीय आवासों की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है जलीय आवास। तो देखिए,
जलाशयों, दलदल, झील, नदी, तालाब, समंदर में जहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु आसानी से रह सकते हैं, वह उनका जलीय आवास कहलाता है। अब देखिए साथियों कि जलीय घटक क्या होते हैं। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु ये जैविक घटक कहलाते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें तो चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल जैसे कारक इस पृथ्वी के अजैविक घटक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए साथियों हम बात कर रहे हैं कि अनुकूलन की। अब अनुकूलन जो क्रिया है वो कुछ ऐसी क्रिया तो है नहीं कि कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर संपन्न हो जाती है। अनुकूलन को धारण करने में किसी भी जीव जंतु पेड़ पादप को हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं तो वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते वो इस धरती पर टिक नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको उनके रहने की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो प्रतिकूल होती है। केवल वे ही जंतु जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को बदलते हुए परिवेश में अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले, उसके अनुकूलित रहने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। तो वो जीव जंतु जो है लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी नई संतति को पैदा करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी कि अलग अलग आवास में क्षेत्रों में कितने प्रकार के और कौन कौन से जीव आसानी से रह सकते हैं, आवास कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थलीय आवास के हम जो है अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथियों मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु चूहे, सांप या जो ऊंट है उनके सांप के जो पैर है वो ऊंट की भांति लंबे तो नहीं होते, लेकिन दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिलों के अंदर रात्रि का तापमान कम होता है और वो आराम की स्थिति में वहाँ पर रह सकते हैं। जब रात्रि हो जाती है तो बाहर का वातावरण ठंडा हो जाता है और वो जीव जंतु बिलों से बाहर निकल आते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो छोटी होती है या फिर उनमें अनुपस्थित ही होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होता है कि पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी आ जाती है और जलहास की कमी हो जाती है। जैसे नागफनी है, तो नागफनी के पौधे के अंदर आप देख रहे हैं कि ये नागफनी का जो पौधा है वो दरअसल एक तने रूप में होता है ना। तो इस तने में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें अलग से पत्तियों की जरूरत नहीं होती है। पत्ती नुमा तना होता है, यह तना पत्तियों का ही कार्य करता है। तो तना, ये जो नागफनी का तना है इसके ऊपर एक मोम जैसी परत लगी होती है जिससे पौधों को जल के संरक्षण में सहायता मिलती है। और मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये देखिए ये जो पादप है ये कैक्टस का पादप है। अब इसमें कहीं भी आपको पत्तियां नजर नहीं आएगी। नागफनी का जो पादप होता है वो पत्तियों के सेफ में होता है, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है वही तने का कार्य करती है या तने को ही पत्तियों के रूप में देख सकते हैं। इसका जो तना होता है वो मजबूत, गूदेदार और जड़ें इसकी बहुत गहरी होती है। तो इसी नागफनी के तने में प्रकाश संश्लेषण होता है, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार जो रेगिस्तानी पादप है वो अनुकूलन की क्रियाओं के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। रेगिस्तानी पादपों की बात करें तो आक, यूफोर्बिया, खेजड़ी, बबूल, अमलतास और झरबेला प्रकार के पादप रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। तो देखिए साथियों पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, शीतकाल के अंदर भारी बर्फबारी होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडाई और नमी युक्त प्रदेश होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं
ये देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। इस इमेज में आपको कुछ पर्वतीय पौधों जैसे चेस्टनट है, स्प्रू है, सीडर है, सागवान है, साल, चीड़ मतलब पाइनस है, देवदार या सीडर पकड़ के पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार का मतलब होता है ऊपर से वो बिल्कुल संकरे होते हैं और नीचे से चौड़े होते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। तो इनकी शाखाएं बहुत तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल और हिम आराम से नीचे खिसक जाता है। अर्थात जब बर्फबारी होती है तो बरसात का पानी या जो बर्फ के गोले होते हैं वो आसानी से खिसक के नीचे आ जाते हैं। पादप को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि इनकी त्वचा मोटी होती है, इस कारण ये अपना ठंड से बचाव करते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक और बकरी वहाँ का जो स्थानीय जीव है उनके शरीर के ऊपर घने लंबे बाल होते हैं। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर निकले होते हैं। इससे वो बर्फ पर आसानी से चल सकता है ताकि उसके पैरों को ठंड नहीं लगे। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसको ढलानी चट्टानों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ने के लिए जो है सामान्य परिस्थितियां बनाती है। अब बात करते हैं साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारी याक है और ये हमारा जो है लेपर्ड है यानी तेंदुआ है। और ये जो चित्र में आप देख पा रहे हैं ये एक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली पश्मीना बकरी है। तो आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे घास स्थल के बारे में। अब देखिए घास स्थल पर शाकाहारी जीव भी पाए जाते हैं और मांसाहारी जीव भी पाए जाते हैं। शेर जो होता है वो घास स्थान पर रहता है और अपने अनुकूलन के द्वारा वो उसी प्रकार की झाड़ियों में छिप जाता है जैसे उसके शरीर का रंग होता है। इस कारण से वह अन्य जो जीव जंतुओं को दिखाई नहीं देता है और जैसे हिरण, चीतल, सांबर आदि जंतुओं को मार करके खा लेता है। अब ये सारी क्रियाएं करने के लिए उसमें कुछ अनुकूलन होते हैं। जैसे उसमें जो है शेर के अगले पैर के जो नाखून होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन वो उनको खींच करके अंदर छिपा करके बैठ जाता है। लेकिन जब भी शिकार आता है तो उनको बाहर निकाल करके आक्रमण करके उसके जो शिकार है उसको वो खत्म कर देता है। अब इसका जो शरीर होता है वो हल्का मटमेला होता है ताकि वो जो सूखी जो झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें आराम से छिप करके बैठ जाता है। अब बात करते हैं हिरण की। अब हिरण से मतलब सांबर, चीतल वो ऐसे जीव होते हैं, ये भी शाकीय प्रदेश मतलब घासीय प्रदेशों के अंदर पाए जाते हैं और इनमें भी कुछ ऐसे गुण होते हैं ताकि वो अपने शिकार करने वाले जो शेर है उनसे वो छिप करके रहता है और बहुत तेज दूर वो भाग करके चले जाते हैं। जैसे उसमें लंबे पैर पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग जीवों में अलग अलग अनुकूलन हमको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं जलीय आवास की। तो देखिए साथियों, समुद्री जंतुओं के अंदर उनका जो शरीर होता है, पिछले अध्याय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई इनका भी जो शरीर होता है वो धारा रेखीय अर्थात नौकाकार आकृति में होता है ताकि वो जल के अंदर आराम से गमन कर सके, जल की धाराओं के अंदर पानी को काट सके और आगे बढ़ सके। लेकिन हमें यहाँ पर स्क्विड और ऑक्टोपस नाम के दो ऐसे जीव दिखाई दे रहे हैं जिनका जो शरीर है वो धारा रेखीय प्रकार के नहीं होते हैं। वो समंदर की गहराई में एक जगह पर बैठ जाते हैं, शिकार आने पर उनको नष्ट कर देते हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जल में श्वास लेने के लिए अब इन जीवों के अंदर जो जलीय जीव है उनमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि गिल्स को क्लोम भी कहते हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअली में जो इनके जैसे मछली होती है तो जो मछली का माउथ होता है वो इस प्रकार के अनुकूलन में होता है कि यहाँ पर इसमें गिल्स होता है। अब ये पानी एक तरफ से तो इस
गिल्स के अंदर प्रवेश करता है ताकि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो ये मछली या जलीय जीव आराम से ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो शेष पानी बचता है उसको दूसरे वेग के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई सामान्य मछली की जिसमें गिल्स पाए जाते हैं और वो अपना श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल मछली में गिल नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों, इनमें गिल के स्थान पर इनके सिर के ऊपर कुछ नासाद्वार अर्थात वात छिद्र पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ये जल से बाहर निकल करके श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। अब देखते हैं कि तालाब और झील के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इस इमेज के अंदर समझ पा रहे हैं कि कुछ जीव हैं जो जलीय जीवन के अंदर या तो वो ऊपर निकले हुए होते हैं अर्थात जल की सतह से ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, या फिर कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। अब आपने इस इमेज में देखा और समझा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलीय जीवन की। देखिए साथियों, पौधों में कुछ यानी पौधों की जड़ें जलाशय में वो इस प्रकार से लगी हुई रहती है कि वो पौधे को आराम से स्थिर रख सके। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार के जो जलीय पादप हैं वो दो प्रकार के पादप होते हैं। एक वो पादप जो जल में पूरी तरीके से अंदर जल में डूबे हुए रहते हैं, है ना, यानी कि जल के अंदर पूरी तरीके से वो मतलब दबे हुए रहते हैं, उनका कोई भी पार्ट्स यानी कि उसका जो तना भाग या पत्ती जो भाग होता है वो बाहर नहीं निकले होते हैं। ऐसे पादपों के उदाहरण में नाजास और यूट्रिकुलेरिया ऐसे पादपों के उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं जो जल में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। अब हम बात करते हैं ऐसे पादपों की जो जल की सतह से ऊपर बाहर निकले हुए होते हैं अर्थात उनकी पत्तियां और पुष्प पादप के ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसे पादपों के उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ट्रापा है यानी कि सिंगाड़ा, और लेमना और पिस्टिया, ये ऐसे पादप है जो जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र के माध्यम से कि ये देखिए, ये जल का जो ये पादप है ये जल की सतह से बाहर निकला हुआ है और आराम से मुक्त रूप से जमीन जल की सतह के ऊपर आराम से तैरता हुआ रहता है। तो ये तो हमने बात करी कि जलीय पादप किस प्रकार से तालाब ये जीवन के अंदर अपना अनुकूलन करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जलीय जीव कहलाते हैं, जैसे मेंढक है। अब ये तालाब में आराम से पाया जाने वाला एक जंतु है, तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पश्चपाद होते हैं वो मजबूत होते हैं, छलांग लगा करके जो है आराम से शिकारी को पकड़ लेते हैं, और इनके पीछे के जो पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं ताकि वो पानी में आराम से तैर सके। इस प्रकार साथियों, हमने जलीय जीवन के अंदर पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में अनुकूलन को हमने जो है अध्ययन करने का प्रयास किया। तो साथियों, हमने इस वीडियो के अंदर ये समझने का प्रयास किया कि कितने प्रकार के जीव पृथ्वी पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर किस अनुकूलन में पाए जाते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।